हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी भी हम क्विक रिवीजन के साथ हम इसको पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के लिए जल्दी जो है वो एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो बात करेंगे हमारे ट्यूबरक्लोसिस की। देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है जिसको आप क्षय रोग के नाम से भी जानते हो, तो ये क्षय रोग क्या है? एक दीर्घकालीन यानी कि एक क्रोनिक डिजीज होती है। क्यों क्रोनिक होती है? क्योंकि ये धीरे धीरे क्या करती है, रोग को फैलाती है, संक्रमित करती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एक संक्रामक बीमारी है जो कि मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होता है? आपके लंग्स पे जो है ट्यूबरक्लोसिस का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसका कारक क्या होता है, कोज क्या होता है? तो आपके क्षय रोग का कौन सा कोज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है, जो ये आपका क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है, ये आपका एक बैक्टीरिया है जो कि एसिड फास्ट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो क्या कोज करता है? ट्यूबरक्लोसिस को कोज करता है। ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न कारकों की उपस्थिति में क्षय रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मतलब किस एरिया में, किस जगह पे सबसे ज्यादा क्षय रोग हो सकता है? तो पुअर्टी, जहाँ पे गरीबी ज्यादा है वहां हो सकता है, क्योंकि वहां भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, अनहाइजीनिक एरिया होगी जहाँ पे ज्यादा इसके पनपने का जो है चांस ज्यादा रहता है। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, अत्यधिक भीड़ भाड़ यानी कि ओवर क्राउडिंग, साक्षरता की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन या व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय असवच्छता यानी कि पर्सनल और आपका इन्वायरमेंटल अनहाइजीनिक कंडीशन, ये सारे के सारे इसके क्या रहते हैं? कारक रहते हैं, या फिर जो सारे के सारे जो है यहाँ पे आपका ज्यादा पनपता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इस इमेज में दिखा रखा है कि जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो आपका एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता है, श्वास के थ्रू जाएगा और श्वास के थ्रू जाके आपके लंग्स के अंदर जाके ये मल्टीप्लीकेशन करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, एंड देन उसके बाद ये आपके फेफड़ों को क्या करता है? वहां पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट उसके बाद है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने क्या बताया अभी कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो ये लगभग 3 से 6 सप्ताह का होता है। अगर इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर जाएंगे कि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग ही है क्योंकि ये हमारे अंदर ही रहता है। दूसरा जो होता है बोवाइन हो सकता है। तीसरा संक्रमित दूध या इस दूध से बने हुए उत्पाद भी संक्रमण के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके संक्रमण के स्रोत हैं जहां पे क्या कर सकता है, ये अपने इन्फेक्शन को सोर्स बना सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हल्का बुखार आता है, इसमें आपकी जीर्ण खांसी यानी कि क्रोनिक कफ होती है, 2 सप्ताह से अधिक समय तक की इसके अंदर खांसी का रहना, तो ये बताता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। वजन में कमी हो जाएगी, एनारोक्सिया हो जाएगा यानी कि भूख का कम लगना, सीने में दर्द होगा और बलगम के साथ कभी कभी रक्त का संचार भी होगा यानी कि रक्त भी आएगा, जिसको हम बोलते हैं हीमोपेटाइटिस। ठीक है, यानी कि उल्टी के साथ अगर आपका ब्लड आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं हीमोपेटाइटिस। रक्त की उल्टी होना जिसको हम हिमेटेमेसिस बोलते हैं, एंड सोते समय पसीने आना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं नाइट स्वेट्स भी बोल सकते हैं, एंड स्लीप स्वेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका बलगम के साथ रक्त आना, बलगम के साथ आना तो पेटाइटिस, और उल्टी में आना यानी कि हिमेटेमेसिस। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है। डायग्नोसिस पे चलते हैं तो सबसे पहले अगर डायग्नोसिस यानी कि निदान अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री लेनी होती है। तो पेशेंट की हम क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे, इतिवृत्त लेंगे और शारीरिक परीक्षण करेंगे यानी कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बीपी, वाइटल्स वगैरह, उसके वाइटल साइंस लेंगे, उसका वेट वगैरह चेक करेंगे, उसके सारी की सारी चीजें चेक करेंगे। स्पूटम एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्योंकि जो स्पूटम होता है ये आपका, अगर जब स्पूटम कल्चर की बात आती है तो ये आपका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है हमारे ट्यूबरक्लोसिस के लिए। चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं क्योंकि चेस्ट एक्सरे में आपके लंग्स आएंगे और फेफड़ों में ये पता चल जाएगा कि पेशेंट के अंदर क्या है, कितना अफेक्ट हो चुके हैं लंग्स। ठीक है, मेजर ऑफ कंट्रोल, अगर हमें कंट्रोल करना है ट्यूबरक्लोसिस को तो हमें क्षय रोगियों को शुरुआती अवस्था में ही निदान करके उचित उपचार करना जरूरी है और उनको स्वास्थ्य शिक्षा देना भी ज्यादा जरूरी है। तो हम पहले से ही, होने से पहले ही अगर हम भीड़ भाड़ वाले एरिया को अवॉइड करें, स्मोकिंग ना करें, या फिर हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखें तो इन तरीकों से हम नियंत्रण पा सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। रोकथाम के उपाय यानी कि मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन के लिए हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं। ठीक है, वैसे तो बीसीजी आपका कब लग जाता है? एट बर्थ ही लग जाता है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हमारे पास एक यही वैक्सीन है, बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन की। नेक्स्ट बात करते हैं, और हम क्या दे सकते हैं? डोट्स थेरेपी हम चला सकते हैं। जितने भी क्षय रोगी होते हैं
उनके प्रभावी उपचार हेतु देश में 1993 के अंदर क्या चलाया था, संशोधित किया गया था राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत डोट्स का कार्यक्रम शुरू किया गया और डोट्स में हमें क्या किया गया, डायरेक्ट ऑब्जर्व किया गया पेशेंट को कि पेशेंट दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है ट्यूबरक्लोसिस की। तो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।